हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आज के रिकॉर्डेड सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि शेड्यूल है बहुत बिजी और आप सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, तो आपको डिस्टर्ब ना करते हुए मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th की सांख्यिकी। बहुत मजा आएगा इस सांख्यिकी को पढ़ने में। एक्चुअली में ये सांख्यिकी का यूज कहाँ करते हैं, आजकल पार्टियां बढ़ रही हैं, आप देखोगे इलेक्शन का समय है, चुनाव प्रसार में लोग लग चुके हैं, सब अपने अपने डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं कि किस घर में उनको कितने वोट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो राजनीतिक पार्टियां अपने जीवन में यूज करती हैं वो सारी की सारी सांख्यिकी पर डिपेंड है। औसतन मान के चलते हैं कि हमको इस घर से इतना वोट मिलेगा, इस मोहल्ले से इतना वोट मिलेगा। अगर आप ग्राम पंचायत में थोड़े दिन के बाद देखोगे, जब अपना चुनाव आएगा, तो आप देखोगे कि जितने भी जो राजनीतिक पार्टी है, जो भी लोग खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, चुनाव में, तो वो हर घर के पास जाते हैं और अपने बंदों को भेजते हैं और कहते हैं भैया डाटा इकट्ठा करो कि किस घर से कितना मिल रहा है वोट। औसत लगाते हैं कि इतना वोट यहाँ से मिल जाएगा, इतना वोट यहाँ से अपने नेता बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सब राजनीतिक चीजें हैं। तो फिलहाल तो सांख्यिकी का यूज आजकल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज है। इसको चाहे राजनीतिक पार्टी से जोड़ लो और चाहे किसी भी चीज से जोड़ लो, हर फील्ड में सांख्यिकी है, गणित में तो वही है। तो आज हम लोग सांख्यिकी पे बात करेंगे। तो सांख्यिकी पे बात करते समय हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है। पहले हम लोग स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी देखेंगे, सांख्यिकी होता क्या है। तो सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जो डेटा के संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, प्रस्तुति और संगठन से संबंधित है। यह विभिन्न प्रकार के डेटा को समझने और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने का एक शक्तिशाली उपकरण है। सांख्यिकी विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि विज्ञान हो गया, व्यापार हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया और सरकार हो गया। सबसे मेन मुद्दा आजकल सरकार का है, तो सांख्यिकी का यूज सरकार बनाने में, सरकार को बिगाड़ने में हर जगह हो जाता है। अभी बिहार में खेला हो गया था, आप लोग अगर छोटे हो तो जरा सुनते होंगे कि इस समय बिहार में नीतीश चच्चा फिर एक बार वापस आ गए। क्यों? उन्होंने बहुत बड़ा इस बार जो है इतिहास रच दिया। ठीक है, 200 प्लस सीटें उन्होंने निकाल ली, तो बिहार में ये सांख्यिकी चली भाई। इसका उनने कैलकुलेशन भी जो है विपक्ष वाले भी देखते रह गए कि डेटा कहां से कहां पहुंची है। फिलहाल उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये सांख्यिकी का यूज कहां कहां है सब आपके सामने लिखा है। फिलहाल तो मैं निष्कर्ष के रूप में जो है एक लास्ट में एक लाइन पढ़ देता हूं, क्या कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं और फिर उनका विश्लेषण करके कोई उपयोगी जानकारी निकालते हैं। विश्लेषण करके कोई उपयोगी जानकारी कैसे, यानी कि हमारे पास डाटा है, जैसे डाटा हम अपने सॉरी जैसे हम डाटा अपने घर का लेते हैं। हमारे घर में मान लो 5 यूनिट है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 1 ही रोटी खाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो माता जी है उनको कैसे पता लगता है कि कितनी रोटी का आटा जो है बनाया जाएगा, कितनी का नहीं। तो वो एक औसत की बात करते हैं कि हाँ इतना हमारा ये लड़का खाएगा, इतनी हमारी ये लड़की खाएगी, इतने हमारे वो खाएंगे और इतने हम खाएंगे। तो इस तरीके से सांख्यिकी यानी कि औसत घर में भी यूज होता है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो बताना जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी हिसाब से है कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करके उपयोगी जानकारी निकालते हैं, मतलब लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, फिर सांख्यिकी को समझने के लिए हमको मुख्य रूप से इसका एक और बात याद आती है कि सांख्यिकी में हम मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में पढ़ते हैं। ओहो, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है साहब? तो अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या लिखा है कि सांख्यिकी में हम मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को हम पढ़ते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है इसके बारे में भी लिखा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आंकड़ों का वह प्रतिनिधि मान है जिसके आसपास डेटा के अन्य सभी मान केंद्रित होते हैं। यह अकेली संख्या होती है जो पूरे डेटा समूह की मुख्य विशेषता बताती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह वह मध्य बिंदु होता है जो हमें बताता है कि डेटा का झुकाव किस तरफ है। यानी कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति सरल शब्दों में एक ऐसा मिड पॉइंट होता है
जहां पे पूरे डाटा का एनालिसिस आकर रुक जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे बात इस बिंदु तक चल रही है। जैसे हमारे परिवार में 5 लोग हैं, कोई 4 रोटी खा रहा है, कोई 3 रोटी खा रहा है, कोई 2 खा रहा है, कोई 1 खा रहा है। अगर इन सबका अगर हम लोग औसत निकाले तो औसत कैसे निकलेगा इसके बारे में हम अभी सीखेंगे। तो मान लिया इसका औसत हमारा 4 आ रहा है, मान लिया मोटा मोटा कि 4 आ रहा है, तो ये सारा का सारा जो आंकड़ा है वो 4 पे डिपेंड है कि 4 के इर्द गिर्द चीजें चलेंगी। हो सकता है 19-20 कभी एक आध ज्यादा खा लेता है, तो कुल मिला के 4 के हिसाब से हमारी रोटियां बनी जाएंगी कि हर यूनिट की 4 हमको रखनी है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे जो है चलती है। ठीक है, ओके बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें चलती हैं। अब अगर इसके आगे की बात करें तो आगे क्या है, तो मुख्य 3 माप और उनकी परिभाषा। केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य 3 मापें होती हैं, याद रखना। तो सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला समांतर माध्य होता है, क्या समांतर माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। हम इन 3 चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। तो क्या क्या हमारे पास होती है चीजें, एक तो होता है समांतर माध्य, एक होता है माध्यक और एक होता है हमारा बहुलक। तो क्या क्या होता है समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। तो ये काफी बार क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन से मैं चीजों को जोड़ते हुए चलूंगा। क्या क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, की माप नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आपके पास 3 ऑप्शन दे देगा ये। कौन कौन से ऑप्शन, ऑप्शन में भी बड़ा अच्छे से रखेगा। पहला ए माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य माध्यक बहुलक, और डी वाला जो है, पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक और चौथा है मानक विचलन। चौथा क्या है, मानक विचलन। हालांकि मानक विचलन हम पूरी तरीके से 11वीं क्लास में सीखेंगे। मानक विचलन है, प्रसरण है, ठीक है। तो ये चीज तो फर्स्ट ईयर में सीखेंगे, लेकिन कुल मिला के जो 3 चीजें हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं। एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक, एक होता है बहुलक। ये तीनों की तीनों आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इनको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, और जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए और इस बात को आप लोगों को आना चाहिए जांच करना कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है जो है माध्यक, और केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो होती है बहुलक। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे लाल, मेरे शेर। तो ये 3 चीजें याद रखना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है, माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है, बट मानक विचलन नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है इसके बारे में मैंने बता दिया कि वह मध्य बिंदु जो हमें बताता है कि डेटा का झुकाव किस तरफ है यानी कि बीच की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य बोले तो अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन, इसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहली हेडिंग लगी हुई है जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। जब आंकड़े कैसे हो, अवर्गीकृत। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई चर है,
हमारे पास मान लिया जब आंकड़े हमारे पास इस तरीके से हों, किस तरीके से, x1, जब आंकड़े x1, x2, x3 और डैश 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 xn, जब आंकड़े x1, x2, x3 डैश 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 xn हो और इनके पदों की संख्या कितनी है, इनके पदों की संख्या, इनके पदों की संख्या, इनके पदों की संख्या, और पदों की संख्या बेटा कितनी है, स्मॉल n है। जब आंकड़े x1, x2, x3, x4 डैश 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 xn हो और इनके पदों की संख्या कितनी हो, n, तो जो समांतर माध्य का फार्मूला होगा, तो जो समांतर माध्य का फार्मूला होगा, समांतर माध्य बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, जितने भी पद है उन सब का योग बटे उनकी संख्या n। ठीक है, ये हो जाएगा समांतर माध्य का फार्मूला। और समांतर माध्य का क्या फार्मूला होता है बेटा, समांतर माध्य होता है समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यानी कि जितने भी आंकड़े हमको दिए होंगे उन सभी को जोड़ देंगे और उनकी संख्या से क्या कर देंगे, भाग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हैं, इनको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। समांतर माध्य क्या होगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ओके मेरे शेर, ओके। समांतर माध्य क्या होगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी आंकड़े हैं उनको जोड़ेंगे और उनकी संख्या से क्या कर देंगे, भाग। ये होता है समांतर माध्य निकालने का एक तरीका। अब बात करते हैं इसके आगे। आगे की क्या बात है कि जब आंकड़े आवर्गीकृत परंतु संगत पदों की बारंबारता दी हो। आंकड़े तो आवर्गीकृत ही रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो वर्गीकृत आवर्गीकृत, अभी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है वर्गीकृत और क्या होता है आवर्गीकृत। ठीक है, जब केवल आपको ये संख्याएं दी होंगी x1, x2, x3 जितनी भी संख्याएं हैं, और तो इस तरीके से ये आंकड़े बोले जाते हैं आवर्गीकृत। ठीक है, और उनकी संख्या कितनी n, तो उनका समांतर माध्य निकालने का ये तरीका है। अब ये जो पद हैं, ये जो आंकड़े हैं, इनके संगत इनकी बारंबारता भी दे रखी हो, तब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। यानी कि जब आंकड़े x1, x2, x3 डैश 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 xn हो, x1, x2, x3 डैश 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 xn हो और उनके संगत पदों की बारंबारता, और उनके संगत पदों की बारंबारताएं, संगत पदों की बारंबारता f1, f2, f3 डैश 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 fn हो, तब समांतर माध्य क्या होगा फार्मूला, तब जो फार्मूला होगा समांतर माध्य का वो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ,
सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा, क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, ये इस तरीके से फार्मूला होगा। क्या, जब हमारे पास आंकड़े x1, x2, x3 डैश 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 xn और उनके संगत पदों की बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, f3 डैश 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 fn हो, तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। चलिए कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। अच्छा, वर्गीकृत भी इनने दे दिया यहीं पे, फिर क्वेश्चन भी, चलो कोई बात नहीं, वर्गीकृत भी हम देख लेते हैं। जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीन विधियों का यूज करते हैं। तीन विधियां निम्नलिखित हैं। तीन विधियां प्रमुख हैं। ठीक है, तो हम कौन कौन सी विधि हम लोग देखते हैं। पहली विधि होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि का नाम है, इसको हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोग समांतर माध्य कैसे निकालते हैं वो समझो। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग समांतर माध्य कैसे निकालते हैं इसको समझना है। तो ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हमारा पहला फार्मूला है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का। क्या है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। दूसरा फार्मूला, ये तो प्रत्यक्ष विधि पे हो गया। दूसरा है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। ठीक है, दूसरा है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। अब ये दूसरा कैसे देखेंगे, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य हम लोग कैसे करेंगे वो समझो। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य x बार बराबर, इसको x बार लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखना, मैंने ऊपर अगर नहीं लगाया है तो लगा लेना। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है। एक अंतिम, ये होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से समांतर माध्य, विधि से समांतर माध्य। ठीक है, पहले प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, अब पग विचलन विधि से समांतर माध्य। क्या फार्मूला होगा इसका समांतर माध्य का, तो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक है, ये है समांतर माध्य के टोटल सवाल, टोटल फार्मूले। ठीक है, अब हम जरा बेसिक से चीजों पे आते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे और क्या क्या है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ, जो आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बात करें कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं
यानी कि प्राइम नंबर्स का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड ना हो। दो से अधिक मतलब जैसे एक तो स्वयं हो और एक वो खुद हो। अगर किसी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो गए तो समझ लीजिए वो संख्या अभाज्य नहीं है। जैसे बात करें दो, तो ये जो है दो अभाज्य संख्या, ये जो दो है ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड एक है, एक स्वयं दो है। ठीक है। तीन, इसके भी दो गुणनखंड है, एक और एक तीन। ठीक है। पांच, ठीक है। तो इस तरीके से है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या अपने और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य अपने को निकालना है। तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि भैया प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं ये अपने को पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं, तो प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं ये अपने को पता होना चाहिए। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं ये अपने को पता होना चाहिए। ये अपने को पता होना चाहिए प्रथम पांच अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे एक अपना दो हो गया, एक तीन हो गया, एक पांच हो गया, एक सात हो गया और एक हो गया 11। ये प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं हैं। एक जो है वो ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, याद रखना। प्रथम पांच अभाज्य संख्या कौन सी है? दो, तीन, पांच, सात और 11। अब अगर इसका समांतर माध्य पूछे, पदों की संख्या कितनी है? ये तो आंकड़े हो गए और पदों की संख्या है 5। पदों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है। समांतर माध्य का क्या फार्मूला है? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या बताया था हमने? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जब आंकड़े केवल आवर्गीकृत हो, केवल और केवल आंकड़े दे रखे हो नॉर्मल, तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। बेटा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लो 2026 में देखने को मिलेगा, ये बात मेरी नोट कर लो। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से आएगा जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन से। तो समांतर मध्य होता है x बार, पदों का योगफल, जितने भी पद हैं उनका योगफल करो। तो कौन कौन से पद हैं? एक तो है दो, एक है तीन, एक है पांच, एक है सात और एक क्या है? 11। और बटे इनकी संख्या कितनी है? 5। ठीक है। दो और तीन पांच और पांच 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। 17 और 11 कितना हो गया? 28। बटे में कितना हो गया? 5। 5 से भाग करोगे तो पचम 25, कितना बचा? 3.30 हो गया। 5 छक्का 30। यानी कि अगर बात करें जो प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो समांतर माध्य है वो अपने पास कितना है? 5.6। ओके। अगला क्या है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी कि वे संख्याएं जो दो से कटती हैं वो सम और जो दो से नहीं कटती हैं वो विषम। तो प्रथम 10 विषम संख्या, विषम संख्याएं। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं बेटा? प्रथम 10 विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कितनी हो गई? 3, 3 6 1 7, 15 और इसके बाद 17, 19 हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? पदों की संख्या जो है वो हमारे पास हो चुकी है 10। पदों की संख्या कितनी है? 10। अब जो समांतर माध्य है बेटा
समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या है? x बार बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल करते हैं, कितना है? 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ठीक है, ये इतने पद हैं, इनकी संख्या कितनी है? 10। जोड़ दो भाई, जोड़ते हैं। 1 और 3 4 और 5 9 7 16, 16 और 9 25 और 11 36, 36 और 13 49 और 15 64, 64 और 17 64 और 17 81 और 19, ये हो गया 100। सही है। और बटे में कितना है? 10। ओहो ओहो, ये तो आ गया कितना? 10। और नहीं तो मैं एक आपको शानदार ट्रिक भी बताता हूँ। योगफल मैंने यहाँ पे किया केवल आपको समझाने के लिए, और नहीं तो अगर आपसे कहे लगातार n प्राकृत संख्याओं का, लगातार n प्राकृत विषम संख्याओं का जो योगफल होता है बेटा, वो सीधे क्या होता है अपना नोट कर लो, ताकि एग्जाम में इतना जोड़ जाड़ करने की जरूरत ना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से उड़ जाए। यानी कि प्रथम लगातार प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल उसकी संख्या के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता, अगर मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट अगर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे कर देता। प्रथम 10 विषम संख्याएं क्या है? 1 3 5 7, ये करते करते 19 तक है। इसका अगर योगफल की बात करें तो पदों की संख्या 10 है, 10 का वर्ग ही इसका योगफल होगा। तो बस, तो नॉर्मल इसका योगफल कितना है? 100, और योगफल है 100, और 100 को 10 से भाग कर दो, इसका जो है आपका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या है कि यदि x, x + 2, x + 4, x + 6 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास पद हैं, दी गए आंकड़े, या आंकड़े हम कह दें या पद कह दें, तो आंकड़े हमारे पास क्या है बेटा? सुनो, आंकड़े जो हमारे पास हैं वो है, एक x है, एक x + 2 है, एक x + 4 है, एक x + 6 है। आंकड़े कौन कौन से हैं? x, x + 2, x + 4, x + 6, और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4। यानी कि जो इनकी संख्या है, पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, बात एक ही है, पदों की संख्या, और संख्या हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4। समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य, और समांतर माध्य है हमारे पास x बार, और x बार कितना है? 15। हमको मान किसका ज्ञात करना है? हमको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है, हमको जो ज्ञात करना है, और वो क्या ज्ञात करना है? हमको जो ज्ञात करना है वो करना है x। हमको जो ज्ञात करना है और वो क्या ज्ञात करना है? हमको जो ज्ञात करना है वो करना है x का मान। ठीक है, हमको जो ज्ञात ध्यान नहीं देता है, हमको जो ज्ञात करना है वो प्यारे बच्चों ज्ञात करना है x का मान। ठीक है, अब इसके अगर हल की बात करें
तो समांतर माध्य का क्या फार्मूला होगा। तो अगर बात करें कि भैया समांतर माध्य होता क्या है, तो समांतर माध्य जो होता है वो ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य जो है उसका जो फार्मूला है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना है 15, पदों का योगफल योगफल करते हैं तो एक तो है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और बटे इनकी संख्या कितनी है। इनकी अगर संख्या की बात करें तो संख्या है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और इसको अगर जोड़ें तो 1 2 3 4 4x 2 और 4 6 6 और 6 12। ठीक है, तो इधर घटा दो 60 माइनस 12 और बराबर में कितना है 4x। 60 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 6 मतलब 5 5 में से 2 जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक है, बराबर में कितना है 4x। अगर 4 से अगर हम काटें तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी 12, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है, ये हमारे पास समांतर माध्य आ चुका है। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, ओके बेटा, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और बकाया आपके लिए बहुत सी मलाई लेके आया हूँ। मलाई बोले तो आपके अभ्यास के प्रश्न आप ऐसे निकाल सकते हो। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, 10 पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कहाँ पे स्टार्ट होती है आपको पता है। ठीक है, यदि 5 10 15 आर और 20 का समांतर माध्य 15 हो तो आर का मान। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, संख्याओं 1 से 9 तक प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। यदि x x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान। और प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, अभी हम लोग करके आए हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे। अब हम लोग ऐसे प्रश्न उठाएंगे जिसमें जो है आपके पास क्या होगा, ये भाई थोड़ी टाइपिंग नहीं हो पाई इस चक्कर में मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आपके एनसीईआरटी बुक से ही अभी निकाल देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, इसमें तो सभी तरीके के हैं। जैसे ये है, आपसे ये कहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी भी व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगी बेटा, सब आने वाले सेशन से आपको सब सही मिलेगा। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और क्या समांतर माध्य अपने को निकालना है तो जरा ध्यान से समझिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो समांतर माध्य अपने को निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, अपने को यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी होगी और यहाँ पे f की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, प्रश्न में हो सकता है आपको ये क्षैतिज रेखा में दे रखी हो, मैं यहाँ पे ऊर्ध्वाधर बना देता हूँ जिससे अपना टाइमिंग की बचत हो। तो यहाँ पे आपको x और f दे रखा होगा। ठीक है, और x कितना है यहाँ पे, अगर x की बारे में बात करें तो x ये है 10 30 50 50 के बाद 70 और 70 के बाद 89। ठीक है, फिर f कितना है 7 8 10 15
और ये कितना है 10। हमको समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए x का गुणनफल करेंगे f के साथ। तो ये हो गया 10 दशावन 70, 3 अट्ठे 24, 240, और फिर ये हो जाएगा 5 दशावन 500 और 15 सत्ते 105, ठीक है, यानी कि 1050। और फिर ये 890 है, ठीक है। तो ये विधि बोली जाएगी प्रत्यक्ष विधि। अब इसका करेंगे योग, तो योग करेंगे तो जितने भी पद हैं उन सबके बारंबारताओं का योग करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ क्या हो जाएगा 7 और 8 15, 15 15 30, 30 और 10 40 और 10 50, ठीक है, इधर आ गया 50। सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा वो समझो, 0 0 0 0 0, 7 और 4 11, 11 और 9, 11 और 9 हो जाएगा हमारे पास 20 और 5 25, 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 5 हो जाएगा 25, हासिल लगेगा 2, 2 और 8 10 और 5 15, 15 और 2 हो जाएगा 17 और 1 हो जाएगा 2। फिर समझो 7 और 4 11 और 9 हो जाएगा 20 और 5 25 का 5, हासिल लगा 2, 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो समांतर माध्य क्या आएगा, अगर बात करें समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य क्या होगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो 2750 बटे ये हो जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो काट लो, और पचम 25 दो बचा, पचम 25, तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया, इसका एवरेज आ गया 55, ठीक है, ओके। इसका समांतर माध्य कितना आ गया, इसका समांतर माध्य आ गया 55, ठीक है बेटा। अब अगर इसके आगे की बात करेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं, कुल मिला के क्वेश्चन सभी हम लोगों को उठाने हैं, ये समझिए आप। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की ओर, ठीक है, क्योंकि तो आज समांतर माध्य कंप्लीट करना है। तो पहले तो आवर्गीकृत आंकड़ों का हमने सीखा, अब आवर्गीकृत के साथ उसकी बारंबारता दी हो तो क्या करना है, जो भी आंकड़े हैं उनके संगत बारंबारता से गुणा करेंगे, यानी कि ये बोला जाएगा बारंबारता और पद के गुणनफल का योग, यानी कि एफ एक्स, और इनकी बारंबारता से इसको भाग कर देंगे, तो ये समांतर माध्य हो गया। फिर अगर बात करें, अब अगर बात करें क्लास 10th की एक्सरसाइज हम लोग निकालते हैं, ये हमारे पास 13, क्लास 10th एक्सरसाइज 13, अगर इसको अगर हम लोग खोलें तो ये एक्सरसाइज 13 क्या है ये है सांख्यिकी, ठीक है। अब अगर सांख्यिकी के क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाते हुए चलेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया है, जिनमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, तो वो यहाँ पे जो डाटा दिया होगा ये ज्यादातर बारंबारताओं का योग होता है कि 20 घर, 50 श्रमिक, 100 मान लो कह सकते हैं डॉक्टर, या ऐसे कुछ जो भी होगा वो योगफल होगा, बारंबारता होगा। फिलहाल तो मैं दिखाऊंगा आपको 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यहाँ पे शब्द आ गया माध्य, माध्य का मतलब समांतर माध्य।
और इसमें लिखा है माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो फिलहाल किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया और क्यों किया इससे कोई मतलब नहीं, हमको जो सीखना है वो है समांतर माध्य, ठीक है। और हाँ, किस प्रकार की विधि का प्रयोग कर रहे हो वो तो आपको लिखना ही है कि कौन सी विधि यहाँ पे लगाई है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर इस सवाल की बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये पहला सवाल है। सबसे पहले आपको नोट क्या क्या करना है यार, यहाँ पे तो सवाल आएगा नहीं, चलो फिलहाल इसको ऊपर ही बढ़ा देते हैं और ये हमारे काम की चीज है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ भी लिखा हो, नो डाउट आपको यहाँ पे दो चीजें पहले लिखनी है। एक तो लिखना है वर्ग अंतराल, एक क्या लिखना है, वर्ग अंतराल, और दूसरा आपको लिखना है बारंबारता। एक लिखना है वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल के बाद एक तो आपको लिखना है वर्ग अंतराल, एक तो आपको लिखना है वर्ग अंतराल और दूसरी आपको लिखनी है बारंबारता। ये दो चीजें तो बेटा लिखना ही लिखना है, एक तो वर्ग अंतराल और दूसरा आपको क्या लिखना है, बारंबारता, ठीक है। एक तो वर्ग अंतराल और दूसरा आपको लिखना है बारंबारता। ये तो पहले दो चीजें जो प्रश्न में दी है वो है। तो भाई देखते हैं वर्ग अंतराल क्या है। वर्ग अंतराल के जो अवयव हैं वो 0 से 2 है, 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, फिर 6 से 8 है, फिर 8 से 10 है और फिर 10 से 12, 12 से 14। 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। ये हमारे पास टोटल वर्ग अंतराल है। बात करें बारंबारता की, तो बारंबारता को हम लोग कहते हैं एफ। बारंबारता कौन कौन सी है, एक तो है 1, फिर है 2, फिर है 1, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 2 और फिर है 3, ठीक है। ये तो है अपनी बारंबारता। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वर्ग अंतराल, फिर हमने क्या लिखा, बारंबारता। अब तीसरे नंबर पे आता है एक शब्द जिसका नाम है मध्यमान, ठीक है। ये हमको बनाना है और ये आंकड़े कौन से हैं, जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे। और वर्गीकृत में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है आंकड़ों का सतत क्रम, एक होता है असतत क्रम। सतत क्रम कहाँ पे देखने को मिलता है, असतत क्रम कहाँ पे मिलता है, ये भी मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये वर्गीकृत आंकड़े की पहचान है कि यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो 0 से 2 है, फिर अगला 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, 6 से 8 है, फिर 8 से 10। मतलब जहां से ऊपरी सीमा शुरू हो रही है अगले वाले पद की वही निचली सीमा बन जा रही है। देखो 2, फिर 4, फिर ये 4, फिर ये 6, फिर 6, फिर 8। मतलब जहां से पद छूट रहा है वहीं से अगला आ रहा है, जहां से छूट रहा है वहीं से आ रहा है, तो ये बोला जाता है सतत क्रम, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों का कौन सा क्रम, सतत। सपोज करिए अगर यहाँ पे 0 से 2 होता है, फिर यहाँ पे 2 ना होके 3 हो जाता है, फिर 4, फिर 4 ना होके 5 होता है, तो ये बोला जाता है असतत, ठीक है। तो फिर समझिए क्या करना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिए है, अब हम निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल की एक पद को जोड़ लो, ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब इसका औसत निकाल लो। 0 और 2, 2 आएगा, 2 का आधा कितना आएगा, 1। ऐसे ही सबको करना है क्या, फिर 2 और 4 जोड़ोगे 6, 6 का आधा करोगे 3। लेकिन इतना सब कुछ नहीं करना है, केवल शुरू का निकाल लिया करो, शुरू का निकाल लिया। अब यहाँ पे ये देख लो कि ये इन दोनों में कितना अंतर है, कितने का अंतर है, ऊपर और नीचे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 2 जोड़ते जाओ, 1 और 2 3, 3 और 2 आ जाएगा 5, 5 और 2 आ जाएगा 7, 7 और 2 आ जाएगा 9, 9 और 2 आ जाएगा 11, 11 और 2 आ जाएगा 13। फिर समझिए पहला 1 आ गया, 2 का अंतर है, 2 जोड़ो, 1 में 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बात याद रहेगी कि नहीं। फिर अगर बात करें, ये मध्यमान हो गया। फिर आपको बात करें, अगर आप डी की तरफ जाते हो, देखो आपके पास तीन विधियां हैं।
जब आंकड़े ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं तो इसमें कुछ मत करो, एफ और एक्स की गुणा कर दो। जैसे कि अभी हमने पिछला पढ़ा है, एफ गुणा एक्स या एक्स गुणा एफ, एक ही बात है, एफ गुणा एक्स कर दो। तो आप क्या देखोगे, एक की गुणा एक में करोगे, एक एकम एक, दो की गुणा तीन में करोगे, दो तिया छः, एक की गुणा पांच में करोगे, पांच एकम पांच, और पांच की गुणा सात में करोगे, सात पंजे 35, छः नेम 54, 11 दूनी 22, और फिर ये आ जाएगा 13 तिया 39। ठीक है, तो यहाँ पे जो जोड़ है इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। हालांकि अब मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिग्मा एफ जोड़ के लिखूंगा। ये बारंबारता का योग, देखना 20 ही आएगा जो 20 अपने को दे रखा था, एक और दो तीन और एक चार और पांच नौ, छः 15, 15 दो 17 और तीन 20। देखो मैंने कहा था यहाँ पे जो भी दिया होगा वो सिग्मा एफ होगा, और फिर सिग्मा एफ एक्स जोड़ लो, तो सिग्मा एफ एक्स, तो एक और छः सात और पाँच ऐसे जोड़ो, छः और चार 10 और 10 20, 20 और 10 30 और दो 32, 32 का दो हासिल लगा तीन, तीन और तीन छः, छः और पाँच 11, 11 और पाँच 11 और पाँच आएगा 16, 162। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर मत, क्योंकि अपने को विधि भी पूछा है। और हमेशा याद रखिए वर्गीकृत आंकड़ों का जब समांतर माध्य आप करते हैं तो एक काम और कर दीजिए कि उसकी विधि भी लिख दीजिए कि हम किस विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग विधि का यूज कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाल ले बेटा, समांतर माध्य। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे निकलेगा, एक्स बार बराबर वही एक फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 162 और बटे सिग्मा एफ कितना है 20। तो काट देते हैं, दो दशावन 20, दो अट्ठे 16 और दो एकम 2। तो यहाँ पे आ गया 81 बटे 10, और 81 बटे 10 को हम लोग कहेंगे 8.1। 81 बटे 10 को हम लोग क्या कहेंगे 8.1। ये आ गया समांतर माध्य। और समांतर माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, आप चाहे कोई और भी विधि का यूज कर सकते हैं लिखा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि इस प्रश्न को काफी आसान बनाती है। अगर हम बात करें लघु विधि की तो एक और लाइन बनेगी, कोई बेनिफिट तो निकलने वाला इतना है नहीं। फिर लघु विधि के बाद एक हमने और पढ़ा है पग विचलन विधि। ठीक है, वो और भी ज्यादा आसान लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, लेकिन वहां हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे ये मध्यमान और बारंबारता के आंकड़े बड़े बड़े होंगे, उनकी गुणा करने के लिए प्रत्यक्ष विधि मत लगाना, क्योंकि फिर आंसर गलत होने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। तो अगले देखते हैं आगे अगला कौन सा सवाल है तो अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको हम लोग देखेंगे जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है इसको समझिएगा। इसमें लिखा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 50 श्रमिक। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई आंकड़ा अगर यहाँ पे दिया होगा संख्या 50 श्रमिक कहे या पीछे वाले 50 घर था, 50 मरीज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ज्यादातर केस में ये हमारे पास जो आंकड़ा होता है ये बारंबारता है का योग है। मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए कि अगर हमारे पास दैनिक मजदूरी रुपए में 500 से 520 है तो ऐसे श्रमिक या मजदूरों की संख्या कितनी है 12। अगर 520 से जिसकी 540 रुपए मजदूरी है, ऐसे श्रमिक काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में 14। तो इस तरीके से इनकी दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या उसमें व्यवस्थित की गई है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, उपयुक्त विधि अपने पास कितनी है 3 है, प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य, इसको लघु विधि भी कहते हैं, पग विचलन करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। देखो जब भी शब्द माध्य आ जाए, एक शब्द है माध्यक और एक शब्द है माध्य, या याद रखना इसमें एक छोटा सा अंतर है, केवल का अगर का उसमें लगा है तो माध्यक की बात कर रहा है, और खाली अगर या तक है तो ये माध्य की बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं माध्य है या माध्यक, तो बेटा माध्य की बात कर रहा है तो माध्य इसका निकालना है। तो सबसे पहले जो भी हमको दे रखा है दो चीजें पहले बना लो, एक तो वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। एक तो हम बनाएंगे वर्ग अंतराल, एक हम बनाएंगे क्या वर्ग अंतराल, और एक हम लोग बनाएंगे बारंबारता। ठीक है, एक तो हम बनाएंगे वर्ग अंतराल
और दूसरा हम बनाएंगे बारंबारता, याद रखिएगा। और यहाँ पे हम बनाएंगे बारंबारता। तो दो चीजों की पहले व्यवस्था करते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता। बारंबारता हमारे पास क्या है, f है, ठीक है। वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है, वर्ग अंतराल है, देखो ये हमारे पास दे रखा है 500 से 520, ठीक। फिर कितना है, 520 से 520 से 540, फिर कितना है 540 से 560, और फिर कितना है 560 से 580, और फिर हमारे पास कितना है 580 से 600, 580 से 600। फिर एक बार देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, सही है, 5 पद हैं। बारंबारता पहले पद की कितनी है 12, फिर कितनी है 14, फिर कितनी है 8, फिर कितनी है 6, और फिर कितनी है 10। सबसे पहला अपना काम है कि हम लोगों को निकालना है मध्यमान। सबसे पहला हमारा काम है क्या निकालना है कि भैया अपने को निकालना है मध्यमान, और मध्यमान होता है x। मध्यमान क्या होता है, x। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, मध्यमान होता है x, और x कैसे निकालेंगे, तो देखिए इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। 500 और 520 को जोड़ेंगे 1020, और 1020 का आधा हो जाएगा 510, ठीक है। अब आप देखिए कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, 20 जोड़ते जाओ। अगला आएगा 530, अगला आएगा 550, फिर अगला आएगा 520 जोड़ रहे हैं 570, और फिर अगला आएगा 590। अगर आपको अपनी काबिलियत पे शक हो तो लास्ट वाले को जोड़ के आधा कर लीजिए, बिल्कुल सेम आएगा। अब यहाँ पे अगर प्रत्यक्ष विधि पे जाओगे, प्रत्यक्ष विधि मतलब ये तो x है, ये f है, अगर प्रत्यक्ष विधि पे जाओगे तो f और x की गुणा करिए, सेम उत्तर, रिजल्ट वही आने वाला है। लेकिन हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा क्या है कि अगर हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं बेटा, अगर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं, तो निश्चित आप गलती कर जाओगे। क्यों, क्योंकि आंकड़े हैवी हैवी है, गुणा करेंगे समय बहुत लगेगा। तो इसके लिए क्या करें, आगे की विधि पे चलते हैं। आगे की विधि चाहे कल्पित माध्य हो चाहे पग विचलन हो, आप किसी पे भी जा सकते हो, दोनों आसान बनाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आसान बनाता है आपका पग विचलन, क्योंकि विधि जितनी बड़ी काम भी उसका उतना छोटा। समझना है। अब हम लोग निकालते हैं डी। अब हम लोग क्या निकालते हैं, डी। अब डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एक्चुअली में x माइनस ए। x होते हैं मध्यमान वाले पद, और a क्या होता है, a को कहते हैं कल्पित माध्य। a को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य। मतलब एक हम यहाँ पे पद चुनेंगे, एक अपना कल्पित माध्य चुनेंगे। कल्पित माध्य का मतलब बोले तो कि कल्पित माध्य मतलब हमारा जो माध्य है वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब एक कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में से ही है। माध्य भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, मतलब ऑन एवरेज एक ऐसी संख्या अपने दिमाग में सेट कर लेंगे और उसका सलूशन भी उसके इर्द गिर्द ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग माध्य तो निकाल ही रहे हैं, अब एक और कल्पना कर लेते हैं कि इसका माध्य किधर होगा। देखो अगर जब भी पदों की संख्या विषम है तो इसका कल्पित माध्य मानना बहुत आसान है, ठीक बीचों बीच का पद चुनेंगे, ये हो गया ए। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका जो आंसर है वो 530 और 570 के बीच में होगा, यानी कि 550 के इर्द गिर्द, 550 के थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। बस ये इससे मजा आता है निकाल के, ये होता है इसका मतलब। हमने कहा ठीक है भाई, आपने ए मान लिया, ए की वैल्यू भी यहाँ पे ये है, एक्स की वैल्यू भी ये, एक्स तो ये सभी है, कल्पित माध्य ए है। अगर एक्स भी ये ए भी ये, तो दोनों सेम वैल्यू है, घटाओगे कितना आएगा, 0। 530 माइनस 530 जीरो आ जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई। अब x की वैल्यू 530 है, अब ऊपर देखिए, ऊपर ध्यान से समझिए, मैं समझाता हूँ। ऊपर x की वैल्यू 530 है, a की वैल्यू 550 हर जगह रहेगी। 530 माइनस 550 करोगे कितना आएगा, माइनस का 20। आपको पता है जीरो से ऊपर जितनी भी संख्या है, आप यहाँ पे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन में समझाता हूँ अच्छे से। 510 x का मान और 550 तो a का रहेगा, तो -40। आपने यहाँ पे एक बात देखी होगी क्या
यहाँ पे जैसे मैंने मध्यमान हमने पहला निकाला था, फिर अगले वाले पद में हमने क्या करा था, 20 जोड़ दिए थे क्योंकि यहाँ पे अंतर 20 का था। आपने यहाँ पे एक बात गौर करिए कि जितनी संख्या यहाँ पे जुड़ी है तो जीरो आने के बाद उतनी संख्या ऊपर माइनस आ रही है, यानी कि पहले 20 फिर 40। ठीक है, तो जो अंतर यहाँ पे आया होगा जीरो के ऊपर उसी अंतर को माइनस में लिख देना है और उसी अंतर को नीचे प्लस में जीरो के बाद यहाँ पे देखो प्लस का 20 आएगा और फिर कितना आएगा, प्लस का 40 आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये बात कान खोल के सुन लो। फिर डी अगर निकालते हो तो अभी हमारे पास अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पढ़ी है कौन सी विधि, हम लोगों ने पढ़ी है कह सकते हैं कल्पित माध्य विधि की। अगर हम केवल डी निकाल रहे हैं तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, बस काम हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है, अब भी हमारे पास आंकड़े जो हैं वो अभी सेटिस्फाइंग नहीं है, आंकड़े काफी बड़े बड़े हो रखे हैं। काफी बड़े बड़े मतलब अभी हैवी वैल्यू है, अगर 12 की 40 से करेंगे 12 चौक 48, जीरो जीरो मतलब 480, इतने बड़े आएंगे तो थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, यू निकाल लीजिए। यू क्या होता है कि जो आपने ये कल्पित माध्य की व्यवस्था की है, डी निकाला है, उसको यहाँ पे जितना भी अंतर हमारे पास था, 20 का अंतर था, तो 20 से भाग कर दो। एच का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल की माप कितनी है, यानी कि जो आपने कल्पित माध्य निकाला है उसको जो है इस अंतराल से भाग कर दीजिए। तो एच 20 का अंतर है, तो देखो जीरो को कितनी से भाग करोगे, जीरो ऊपर आएगा 20 एकम 20, 20 दूनी 40, नीचे 20 एकम 20, 20 दूनी 40। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल नो डाउट, एफ और यू की गुणा करेंगे। अब क्या करने वाले हैं, एफ और यू की गुणा, तो एफ गुणा यू, एफ और यू की गुणा करेंगे तो 12 दूनी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, माइनस का 24, 14 एकम 14, फिर आएगा जीरो और फिर कितना आएगा 6 एकम 6 और 10 दूनी 20। ठीक है, जोड़ते हैं। यहाँ पे जो जोड़ है वो किस तरीके का है सुनिए। तो ये हमारे पास इसकी हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ की, और सिग्मा एफ कितना है 8 और 6 14, 14 14 28, 28 और 12 40 और 10 50, जो कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। जो भी है संख्या वो ये है, ये आ गया सिग्मा एफ यानी कि 50। ठीक है, ओके ओके बेटे। अब सिग्मा एफ यू कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ यू भी कर लेते हैं, सिग्मा एफ यू। तो ये देखिए 14 और 24 38 हो गया, और 20 और 6 26, कितना बचा 38 माइनस 26, घटा लो। या ऐसा करो 20 और 6 26, यहाँ पे 2 बचा और माइनस का 12। ठीक है, माइनस का 12 क्योंकि माइनस का 38 और प्लस का 26 माइनस का 12। कौन सी विधि है यहाँ पे वो भी मेंशन कर देना, क्या कि हम निकाल रहे हैं पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से, और पग विचलन विधि से क्या निकाल रहे हैं, समांतर माध्य। पग विचलन विधि से, विधि से समांतर माध्य, विधि से समांतर माध्य। ठीक है, और पग विचलन विधि से समांतर माध्य का क्या फार्मूला, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 550, माइनस ये कितना है सिग्मा एफ यू 12 बटे सिग्मा एफ कितना है 50, और गुणा में कितना है, गुणा में हमारे पास एच, एच का मतलब है 20, ये कट गया 550 और माइनस 12 दूनी 24, 24 बटे 5। ठीक है, 5 से अगर हम 24 को भाग दें तो ये एक्स बार कितना आएगा, एक्स बार आ गया 550 माइनस, अगर 24 को 5 से भाग करें तो 5 चौक 20, 10.5 × 8 = 40। ठीक है, तो ये आ गया 2, 10 में 8 गया 2 दशमलव, अब यहाँ पे कितना बचा 9, 9 और 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे कितना बचा 4, तो 545.2। ठीक है, यही आपका उत्तर है 545.2, ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो समांतर माध्य का टॉपिक है ये बेहद आसान है बेटा 10th लेवल में, लेकिन यहाँ से सवाल निश्चित आता है, ये बात आप लोग मान के चलिए कि आपका जो सवाल है वो निश्चित है यहाँ से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल आपका आएगा तो आएगा, क्लियर है ये बात। तो इस टॉपिक को मिस मत करना, नहीं तो आपका कम से कम तो 2 नंबर का और मैक्सिमम 4 नंबर का सवाल, 4 से 6 नंबर का सवाल यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और मैं करा रहा हूँ, बढ़िया सा सवाल है। इसमें ये तीसरा सवाल क्या कहा है, लगभग सभी तरीके के सवाल निकाल लो, बात खत्म करो। लिखा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार हमको जो है मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च माध्य जेब खर्च दे रखा है। माध्य का मतलब देखो औसत से है, माध्य का मतलब किससे, औसत। औसत मतलब क्या है, अब की बार हमको क्या दे रखा है, अब की बार हमको x बार दे रखा है। अब की बार मोदी सरकार ने, अब की बार x बार। तो हमको माध्य दे रखा है, माध्य जेब खर्च, जहां पे माध्य शब्द आ जाए तो समझ जाओ कि x बार दे रखा है, और x बार कितना है, 18 रुपए है। अब की बार x बार की वैल्यू है, अब की माध्य ही दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, लुप्त बारंबारता पद। लुप्त बारंबारता पद मतलब इस पद की अपने को खोजबीन करनी है, इसका मान निकालना है। लुप्त बारंबारता पद f निकालना है, यानी कि जो वैल्यू निकालनी है इस बार वो निकालनी है f की। तो सबसे पहले देखो क्या निकालना है, पहले हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल है। पहले हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल है, और वर्ग अंतराल के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, बारंबारता लिखते हैं, और बारंबारता के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मध्यमान लिखते हैं। तो ये तमाम चीजें हम सब लोग नोट करेंगे। तो वर्ग अंतराल देखिए, वर्ग अंतराल पहला है 11 से 13, फिर है 13 से 15, और फिर कितना है 15 से 17, और फिर कितना है 17 से 19, और फिर कितना है 19 से 21, फिर कितना है, फिर है 21 से 23, और फिर कितना है 23 से 25। वर्ग अंतराल के बाद अपने को निकालना है बारंबारता। वर्ग अंतराल के बाद अपने को क्या निकालना है, बारंबारता। बारंबारता 7, 6, 9, 13, f 5, 4। फिर निकालेंगे मध्यमान, फिर क्या निकालेंगे, मध्यमान, और मध्यमान बोले तो x बार, x बार नहीं, x बार तो समांतर माध्य है। दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, 13 11 24, 24 का आधा 12, कितने का अंतर है आप लोग देखो, 2 का अंतर है, जोड़ दो, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि पे जाओगे तो इनकी गुणा करोगे, आपके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत कठिन होता है, क्योंकि अभी आंकड़े अगर आपको बड़े बड़े लग रहे हैं तो आप मत करिएगा, फिर आप जाइएगा सीधे और किसी विधि पे। पहले हम डी निकालेंगे, देखेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। डी बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कितनी मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, विषम संख्या अगर है तो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे, ठीक बीचों बीच का
तो ये हो गया 0, कितने का अंतर था, 2 का, पहाड़ा पढ़ दो, -2, -4, -6, +2, +4, +6। ठीक है। अब भी अगर आपको कठिन लग रहा है तो कल्पित माध्य से भी आगे पहुंचिए, पग विचलन का सहारा लीजिए। u निकाल लीजिए जो कि d को h से भाग करने, d को h से भाग करने पर प्राप्त होगा। जब h 2 का अंतर है, 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर हम निकालेंगे f और u का गुणनफल, 7 तिया 21 माइनस का, 6 दूनी 12 माइनस का, 9 एकम 9 माइनस का, 13 की 0 से गुणा करो, 13, 0 से 0, f की गुणा 1 में करेंगे f एकम f, 5 की गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। ठीक है। तो अगर बात करें सिग्मा f की, सिग्मा f बोले तो बारंबारताओं का योग, तो ये आ गया 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 5 30 और 4 34। f नहीं जुड़ेगा, ये बात याद रखिए, f अलग है, संख्याएं अलग है। तो देखिए 7 6 13, 13 9 22, 22 और 3 25, 25 5 30 और 4 34, हाँ से लगा 3 का, 3 और 1 4, 44 प्लस f, ये आ गया बारंबारता का योग। सिग्मा एफ यू करेंगे इसका योग, तो देखिए 21 और 9 30 और 12, माइनस का तो आ रहा है 42, फिर समझो 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 और 21 42, 10 और 12 कितना हो गया, 10 और 12 हो गया 22 और प्लस एफ घटा लीजिए, तो ये आ गया माइनस का 20 प्लस एफ। ठीक है। तो कौन सी विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से समांतर माध्य, पग विचलन विधि से समांतर माध्य, विधि से समांतर माध्य। तो पग विचलन विधि से समांतर माध्य क्या हो गया, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। एक्स बार की वैल्यू कितनी है, ये है 18, a की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 18, सिग्मा एफ यू कितना है प्लस ये है -20 प्लस एफ बटे सिग्मा एफ कितना है, नई लाइन से ही करना पड़ेगा यार, यहाँ पे बन नहीं पाएगा, या फिर इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, चलो सिग्मा एफ कितना है, ये है 44 प्लस एफ और गुणा एच कितना है, एच की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है। 18 इधर लेके आओ, 18 माइनस 18 ये कितना हो जाएगा 0, 0 बराबर -20 प्लस एफ बटे 44 प्लस एफ गुणा 2। ठीक है। तो ये बटे वाला गुणा पहुंचेगा 0, -20 प्लस एफ गुणा 2, 2 0 बटे में आएगा 0 बराबर -20 प्लस एफ, तो एफ बराबर कितना आ गया, ये आ गया प्लस का 20, एफ बराबर आ गया प्लस का 20। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका है, एफ बराबर कितना आ गया 20। तो हमारे पास बात करें ये 3 प्रश्न हो चुके हैं इसके, अब इन्हीं 3 के आधार पे हम हर प्रश्न को कर सकते हैं कंप्लीट, हर प्रश्न को। ठीक है। क्योंकि अब समय भी काफी हो चुका है, क्योंकि आपकी और भी क्लासें हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग मुझे करनी है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का थोड़ा अभाव है, और आपके लिए नोट्स जो है तत्काल भेज दिए जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। और फिलहाल तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरीके के सारे कॉन्सेप्ट A to Z आपको जो है यूट्यूब क्लास पे देखने को मिलने वाले हैं। परीक्षा तक हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसके आगे हम लोग समांतर माध्य हो चुका है,
और कल एक दो क्वेश्चन और निकालेंगे। समांतर माध्य के बाद हम लोग माध्यिका, जो आपका बहुलक हो या माध्यक हो, बहुलक होगा शायद, बहुलक और बहुलक के बाद माध्यक, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये टॉपिक जो है अच्छे से मिल पाए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे। थैंक यू।